अब अगला कैटेगरी जो कैटेगरी 9 है वो है ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये खुद एक ब्रांच है, मैं ज्योमेट्री बोल रहा हूँ तो ये खुद एक ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जहाँ पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहाँ कहाँ 3D तक जाते हैं, और उससे भी आगे स्टडी भी हो रहा है। तो इसमें तो कहने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए, सारे ज्योमेट्री कंसेप्ट चाहिए। अगर आप बेसिक भी नहीं जानते हैं ज्योमेट्री का तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा, आप जाके उसको देख लें। पर अगर आपको आता है, और मैं यहाँ पे मेरा मेन मकसद की लैंग्वेज प्रॉब्लम कर पाना, तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए उसको मैं फोकस करके आपको बता रहा हूँ। वैसे इसमें लाइंस का कंसेप्ट, एंगल का कंसेप्ट, एंगल में बहुत सारे एंगल होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, प्रीच एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, जीरो एंगल होता है, उस सब का कंसेप्ट होना चाहिए। पर मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको ज़रूरी है, एरिया वगैरह, उसका मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एंगल में आपको एक चीज़ ज़रूरी है। एंगल आप जानते हैं, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो फिगर ऑब्टेन होता है, ठीक है, ये जो रोटेशन है इसी को हम एंगल बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये एंगल है। अब इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन है, दो एंगल खास के हमको यहाँ बात करना है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे होते हैं तो वो ये होता है कि किसी दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए, जैसे यहाँ समझिए, ये एक और मैं एंगल यहाँ बना देता हूँ, ये एंगल, ये और ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि अगर दो एंगल का सम, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सिमिलरली वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि एंगल क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इफ सम ऑफ टू एंगल, दो ही एंगल का, तीन चार का नहीं, सम ऑफ टू एंगल अगर 180 है तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोले होते हैं। तो पहले आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए, जब कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, सप्लीमेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों में से एक एंगल अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री है तो दूसरा एंगल जब 40 होगा, क्योंकि 50 प्लस 40 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक एंगल अगर 40 है या 50 है, एक एंगल 50 है, तो दूसरा जो 40 है वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट उसका जोड़ा। अगर 40 ही है और 50 को हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो 40 50 के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट है, 50 40 के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से इसमें जो इसमें कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट यहाँ तक का, इसमें सप्लीमेंट, सप्लीमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एंगल है, इफ 40 इज वन ऑफ द एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 40 डिग्री वन ऑफ द एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो दूसरा जो एंगल है सेकेंड एंगल, इसका सेकेंड एंगल जो दोनों मिल के बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकेंड एंगल कितना होगा, तो वो हो जाएगा 50। कैसे लाए 50 डिग्री, क्योंकि 40 और 50 होता है 90, कैसे समझे, तो 90 में से 40 को घटा के ये 50 जो है इस कॉल कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वही तो सप्लीमेंट अगर 40 होता, कोई एंगल 40 है उसका सप्लीमेंट हमको निकालना रहता तो 180 में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते। 40 को जब 180 में से घटाएंगे कितना है 140। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का मतलब, सप्लीमेंट का मतलब। तो जब हम सप्लीमेंट बोल रहे होते हैं, कोई एंगल बोलते हैं कि लेट वन एंगल इज एक्स डिग्री, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा, वो कितना आएगा, तो एक एक्स है, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, तभी ना, ये देखिए ये दोनों जुड़ गया तो 90 बन जाना चाहिए। तो यस, एक्स और एक्स है, एक बार प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल कर देगा, कितना बचेगा 90। इसका सप्लीमेंट जो होगा, वो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि 180 माइनस एक्स को इस एक्स के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट का। थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँगा एरिया का। एरिया क्या होता है, जब भी कोई फिगर बनता है क्लोज्ड फिगर, उसमें कंसेप्ट आता है एरिया का। तो उस कंडीशन में ये जो अंदर का रीजन है, इनर रीजन और बाउंड्री, ये सारा कहलाता है इसका एरिया। कितना रीजन बाउंड किया हुआ ये कहलाता है एरिया। ये एरिया कुछ कुछ चीज़ का, वैसे तो बहुत सारा चीज़ है हमारे पास, सर्कल से स्टार्ट करने पे जितने पोलिनोमियल आते हैं उसमें बेसिकली ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल के, रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम्स हैं, ढेर सारे हैं। मैं आपको दो का फोकस में करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारा रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्लोज फिगर होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड चार एंगल वाला एक फिगर, जिसके लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं। लेंथ की लंबाई कुछ अलग, ब्रेथ की लंबाई कुछ अलग। और इसका जो पेरीमीटर होता है, अगर कोई पूछे पेरीमीटर का सिंपली मतलब क्या है, इसके दोनों साइड भी सिमिलर होते हैं, मतलब एल अगर ये है तो इसके अपोजिट साइड एल ही होगा। 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का सम, यानी ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर,
ये 5 सेंटीमीटर, ये 10, सब का जोड़, बाउंड्री का जोड़, तो ये हो जाता है जैसे यहाँ हम लोग जोड़ लें एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी दो ठू एल हो जाएगा और दो ठू बी, सेम वेरिएबल को सेम के साथ जोड़ सकते हैं, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है इसका पेरीमीटर। एरिया इसका क्या हो जाता है, वो एल और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो रेक्टेंगल का एरिया होता है। सिमिलरली स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर वैसा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक स्पेशल टाइप है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं, यानी ये अगर एल हम लिखे तो ये भी एल। जनरली ए वर्ड से इसके साइड को लिखा जाता है, इसका सारा साइड बराबर होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और इसमें अगर बात करें तो इसमें सिर्फ रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बाकी इसमें भी 4 साइड है, 4 एंगल है। तो इसका अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब सारे साइड जो है उसके सम का, बाउंड्री के सम का, तो देखिए कितना ए हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4 है। और एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा समझिए ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए हो गया ए का स्क्वायर। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इस सब का कंसेप्ट आपको मिल सकता है, आप जा सकते हैं नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा एरिया का, वहाँ जाके आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम है हमारे एनसीईआरटी में, उसको देखते हैं। तो पहला तो आप एक्सरसाइज आप 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। थोड़ा सा अजीब लगा होगा आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़े हैं इसको, तो क्या ये बोलिए। तो बोला जा रहा है सिंपल सा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ आपको कंसेप्ट आ गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोल रहे होते थे कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता था, दोनों को मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता था। और इसमें ऑब्वियसली एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा, जरूरी तो नहीं है दोनों 90 हो, एक हो सकता है 70 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 110, तब ना दोनों मिलकर कितना हो गया 180। तो ये बोला जा रहा है कि जो लार्जर है, बड़ा वाला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, छोटा वाला से 18 ज़्यादा है, ठीक है 18 ज़्यादा है। तो आप निकालिए कि उनका, तो उनको निकालिए। तो मान लेते हैं लेट वन एंगल, एक एंगल जो होगा, वन एंगल इज एक्स डिग्री एंड अदर एंगल, दूसरे एंगल जो है, या बोल सकते हैं दूसरे एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स ए सप्लीमेंट, इट्स ए सप्लीमेंट जो है वो वाई डिग्री है, वाई है, ठीक है। आप ऑब्वियसली 180 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दो वेरिएबल वाला है इसीलिए हम दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, वन वेरिएबल रहता तो 180 माइनस एक्स लिखते, एक ही वेरिएबल मेंटेन करते ओके। अब यहाँ पे पहला चीज़ क्या है कि चूंकि एक्स एंड वाई दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों अगर सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो पहला तो हमको यहाँ से एक चीज़ आइडिया मिल जाता है कि दोनों मिलके कितना बना रहे होंगे, दोनों मिलके बना रहे होंगे 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। पहला हमारा इक्वेशन यहीं से आ गया, डन। एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि द लार्जर ऑफ द टू, इस दोनों में से जो लार्जर है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो दूसरा यहाँ से आ गया। कैसे लिखे, किसी को भी आप एक्स इक्वल टू, लार्जर मान लीजिए एक्स है, वाई भी हो सकता है, आप वाई इक्वल टू भी लिख सकते हैं, वो 18 ज़्यादा है छोटे वाले से, तो छोटा वाला अगर वाई मान लेते हैं उससे 18 एक्सीड मतलब बड़ा है, बढ़ जाता है, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 18, या ऐसे लिख दे एक्स माइनस वाई, इसको इधर ले आए इक्वल टू 18। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन ये आ गया ये वाला, इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आप, मैंने इसको लार्जर माना है, आप वाई को भी लार्जर मान सकते हैं, तो वहाँ लिखेंगे वाई जो लार्जर वो क्या है, इज मतलब इक्वल यहाँ पे होता है, कितना बड़ा है 18 बड़ा है, किससे, स्मॉलर वाले से, तो वाई स्मॉलर माना है, तो ओके। तो ये हो गया एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो एंगल पे रिलेटेड था, एंगल से रिलेटेड था। एक और ऐसा ही प्रॉब्लम आपको मिल सकता है, आप अगर जाए एक्सरसाइज 3.5 में, और एक्सरसाइज 3.5 में आपको रेक्टेंगल रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, यहाँ पे दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। समझिए एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में कुछ कुछ किया जा रहा है, लेंथ और ब्रेथ में बदलाव किया जा रहा है। तो पहले तो हमको ये तो पता होना चाहिए भाई साहब लेंथ और ब्रेथ है क्या। तो मान लेंगे ऐसे केस में कि लेट लेंथ बी एक्स यूनिट, ये सिंपली एक्स, और ब्रेथ जो है वो एक्स, बी ब्रेथ बी वाई।
ठीक है। ब्रेथ या चौड़ाई जो है वो वाई यूनिट है, या मीटर सेंटीमीटर आप कुछ भी लिख सकते हैं। खैर यहाँ पर ज़रा आगे पढ़िए और पढ़ सकते हैं। इफ़ इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ, ठीक है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग लिख लिए लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई जो बोला जाता है उसी को सपोज भी करते हैं जनरली। इससे एरिया क्या निकलेगा? एरिया निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होता है, यानी x इंटू वाई। ओके, आप एल बी भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेंथ एल मान लेते, ब्रेथ वाई मान लेते, चूंकि हम लोग शुरू से एक्स वाई फॉलो कर रहे थे इसलिए मैंने एक्स वाई ही फॉलो किया। अब बोल रहा है कि अगर क्या करते हैं हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 से, तो लेंथ कितना है x, उसको रिड्यूस किए 5 से, घटाए 5 से, मतलब 5 घटा दिए, और ब्रेथ को क्या कर दिए, चौड़ाई को, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ को अगर 3 से इंक्रीज कर दिए, ब्रेथ को इंक्रीज कर दिए 3 से, तो एरिया जो होता है, एरिया यानी एक्स वाई, यही है एरिया। एरिया रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसिबल है ना, तो एरिया जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर किलोमीटर। रिड्यूस मतलब घट जाना। ये था इसका एरिया, ये था इसका लेंथ, ये क्या था इसका ब्रेथ, ठीक है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैं इसी में लिखता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। दोनों को इक्वल लिख सकते हैं कि अगर लेंथ को 5 से अगर लेंथ 5 से कम हो जाता है, 5 से रिड्यूस किया जाता है, और ब्रेथ को 3 बढ़ा देते हैं, ब्रेथ में 3 बढ़ोतरी की जाती है, तो एरिया 9 घट जाता है। ओके, अब इसको आप सिंपल सा कर सकते हैं। एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ओह सॉरी यहाँ वाई है ना, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, ब्रेथ में ना, ब्रेथ वाई हम लोग माने थे, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई, एक्स इंटू 3 हो जाएगा 3x, -5 इंटू वाई हो जाएगा -5। आई होप आपको बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने आता होगा, दो टर्म वाले को। -5 इंटू 3 -15 इक्वल टू एक्स वाई -5। हर एक को हर एक से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देख सकते हैं आप एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3x -5y, दोनों वेरिएबल इधर आई, इस कांस्टेंट को उधर ले जाइए, -9 + 15, ये एक्स वाई कैंसिल कर देगा, तो 3x -5y इक्वल टू आ गया 6। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा बार पढ़िए। इफ़ इंक्रीज लेंथ बाय 3, लेंथ है x, उसको 3 से बढ़ा दिए, और डिक्रीज कर दिए ब्रेथ को 2 से 3। ओके, इफ इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ बाय 2, ब्रेथ को 2 से बढ़ा दिए, दोनों में इंक्रीज ही किया, तो एरिया 67 से बढ़ जाता है। एरिया क्या था एक्स वाई, वो 67 से बढ़ जाता है, उसमें जुड़ जाता है। अगेन आप क्या कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू 2x है, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अगर ना आप समझ सके एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। ये इधर गया -6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लेंगे आराम से, आपको वेरिएबल का आधा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम आप में 2 ही था, और भी बहुत सारे आप क्वेश्चन खोज सकते हैं दूसरे बुक्स में, दूसरे चैप्टर्स में। चलिए तत्काल इतना ही है। अब आगे और पढ़ते हैं हम लोग दूसरे कैटेगरी पे, जो कैटेगरी हमारा 10th है उसके तरफ चलते हैं, और उसमें मैं लेना चाहूँगा आपका जो टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको, उसका भी एक दो क्वेश्चन है आप में। तो टाइम वर्क रिलेटेड, या बोल सकते हैं वर्क टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलिए कैटेगरी 10 की तरफ बढ़ते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम का, जिसमें टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहता था। अब अगर क्लास 8 के मैथ को पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे टाइम एंड वर्क एक अलग से ही चैप्टर था। एनसीईआरटी में तो उतना अच्छा से मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आर डी शर्मा से में देखेंगे, खासकर आर डी शर्मा में, तो आपको टाइम एंड वर्क करके एक चैप्टर मिल जाएगा। तो अगर आप टाइम एंड वर्क पहले से बनाए हुए हैं, उससे पहले भी बहुत सारे बुक्स में होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे जानने का जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड रहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है टाइम और वर्क, ठीक है। यहाँ पे रहता है कि कितने टाइम में आप किसी वर्क को फिनिश कर सकते हैं, इसी पे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट रहता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये है कि आपको जो, जैसे कि मैंने बोला है, हर एक लैंग्वेज प्रॉब्लम में कंसेप्ट एक इतना ही रहता है कि आपको पहला वेरिएबल मानना रहता है, और वो वेरिएबल किसी किसी को नहीं आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा वेरिएबल माने। तो मैंने बोला है अक्सर वो आपको मिल जाता है लास्ट में जो दिया हुआ है। इसका बस एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो कि एक्सरसाइज 3.6 से है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा ही। पर इसमें मैंने बोला कि आप अक्सर सपोज कर रहे होंगे कितने दिन में कोई काम आदमी या औरत या टैंक या बहुत सारी चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। जैसे इसमें फेमस प्रॉब्लम सब आता है कि कोई आदमी है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, अकेले अगर वो करना चाहे तो कितने दिन में कर सकता है। उसी तरह से अगर कोई पाइप है जो किसी टैंक को भर रहा है, तो मान लीजिए 2 पाइप है, उसमें से एक पाइप कितने टाइम में भर सकता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग
क्या करते हैं, तो पहले मान लेते हैं कि इतने दिन में करता है और हमेशा एक दिन का काम निकाल रहे होते हैं। इसको आप बेहतर समझेंगे इस क्वेश्चन की मदद से, जो कि आप अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन सेकंड का आप सेकंड देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2 वोमेन एंड 5 मैन, 2 वोमेन है और 5 मैन है। ओके, ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी आप जानते होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका मतलब कढ़ाई का काम कर रहे हैं। 5 मैन वो काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके किसी काम को कर रहे हैं, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में दोनों मिलके, मतलब दोनों ग्रुप मिलके। कहने के लिए तो यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 पर्सन है, पर दोनों ग्रुप मिलके, मतलब 2 वुमेन का ग्रुप और 5 मैन, ठीक है, ये दोनों 7 जन मिलके 4 डेज में कर रहे हैं। उसी तरह से अगर 3 वुमेन रहती और 7 मैन होते और 6 मैन होते, 3 वुमेन रहती और 6 मैन होते, तो वो लोग इस काम को कितने में ख़त्म कर लेते हैं, 3 दिन में, 3 डेज में ख़त्म कर लेते। तो आपको पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन एलोन टू फिनिश द वर्क एंड दैट इज टेकन बाय 1 मैन एलोन। मतलब वैसा ही मैंने आपको जैसा कंसेप्ट दिया था वैसा ही रहता है कि एक आदमी अगर करना चाहे, एक मैन करना चाहे, उसी तरह से एक औरत करना चाहे तो कितना टाइम लगने वाला है। तो पहले वही चीज़ हम सपोज कर लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन एलोन टू फिनिश वर्क बी एक्स डेज, फिनिश वर्क वो एक्स डेज हो गया। उसी तरह से 1 मैन के द्वारा आप मान लीजिए 1 मैन के द्वारा वही टाइम टेकन बाय 1 मैन इज वाई डेज। अब ये तो हो गया वाई दिन का, पर देखिए हमको पता नहीं कि एक्स और वाई कितना होने वाला, एक औरत या एक आदमी एक कितने दिन में काम खत्म कर लेगा। हम अभी सपोज किए बस एक वेरिएबल एक्स और वाई, वो एक्स और वाई का वैल्यू हमको नहीं पता है, पर अगर हम इससे कुछ ट्रुथफुल निकालना चाहते हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज़ निकालना चाहते हैं जो हमको पहले से गिवन है, तो उस गिवन में क्या था कि 4 दिन लगता है इन दोनों को काम करने में। सिमिलरली इसको 4 दिन लगता है, किनको किनको, 2 वुमेन को और 5 मैन को, इन दोनों को कितना लगता है, 4 दिन लगता है। ठीक है, हमको अभी ये नहीं पता है कि अभी अगर ये मैन है, ये वुमेन है, एक वुमेन काम कर सकती है अगर एक्स डेज में पूरा काम, उसी तरह से एक मैन वाई डेज में काम कर सकता है। तभी एग्जैक्टली हमको ये नहीं पता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है। अब बोलिएगा उसको लेके हमको क्या मतलब, एक दिन में कितना काम कर सकता है। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि एक दिन में एक औरत या एक आदमी कितना काम करता है या करती है, उस हिसाब से हम 4 डेज का बहुत आसानी से निकाल लेंगे और वही काम हम लोग यहाँ से करेंगे। वर्क टाइम में पहला यही आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट जानना होता है कि देखिए एक्स डेज लग रहा है क्या करने के लिए, कोई काम को, एक काम को एक के द्वारा ख़त्म करने के लिए, एक काम को ख़त्म करने के लिए। तो 1 डे में कितना काम होगा, 1 डे में 1/x काम होगा। आपको ये अगर वेरिएबल से नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से समझिए, आप समझिए कि ये छोटे छोटे 5 रूम हैं, या समझिए 4 रूम है, ये 4 रूम है, इस चारों रूम का पेंट करना है। ओके, 4 रूम को पेंट करना है, हर दिन एक एक आदमी कर रहा है कोई काम को और हर दिन एक एक रूम पेंट हो जा रहा है। तो समझिए 4 डेज लग रहे हैं ना क्या करने के लिए, इस चारों रूम को पेंट करने के लिए। ये चारों रूम एक बिल्डिंग का पार्ट है, तो हम अगर एक दिन में काम करते हैं एक पार्ट का, तो हम क्या बोलेंगे कि हम पेंट किए 1 डेज में कितना, 1/4 ऑफ बिल्डिंग को, 1/4 ऑफ बिल्डिंग को। ठीक है, एक डे में कितना काम किया, 1/4 ऑफ बिल्डिंग को। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए जहाँ से मैंने ये बताना स्टार्ट किया, एक बार और सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सिंपल से बात बोला हूँ कि यहाँ पे 4 पार्ट है ना इस घर का, ये घर है, घर में 4 रूम है, उसमें से अगर एक दिन में एक पार्ट हम कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/4 ऑफ वर्क किए हैं 1 डे में। वही कंसेप्ट है, एक्स डे में अगर एक काम को कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे, उसका 1/x पार्ट, जैसे यहाँ 1/4 पार्ट किए। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा और हम यहाँ देख लेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि अगर एक वुमन एक्स डेज में काम कर लेती है पूरा, तो उस वुमेन का एक दिन में कितना काम होगा, देन वुमेन 1 वुमेन्स, एक औरत का 1 वुमेन, देन 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा। तो क्लियरली वो एक्स डेज में करती है तो 1/x डेज में हो जाएगा। उसी तरह से मैन 1 मैंस 1 डेज वर्क, एक दिन का काम 1 डेज वर्क कितने में होगा। तो क्लियरली ये 1/y डेज में होगा, 1/y डे में होगा। ओके, इतना आप समझ गए। अब समझिए एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है, 1/x है। तो हमको पहले इक्वेशन अगर फ्रेम करना है तो उसमें दिए 2 वुमेन,
तो एक वोमेन का एक दिन का काम 1/x है। तो 2 वोमेन कितना काम करते हैं समझिए, 2 अगर आदमी इसमें एम्प्लॉयड है, एक आदमी 1 रूम करता है, 2 आदमी कितना करता है 2 रूम, 3 आदमी 3 रूम, 4 आदमी 4 रूम। तो एक ही दिन में काम खत्म हो जाता है अगर 4 आदमी रहता है। तो अगर एक वोमेन का इतना है तो 2 वोमेन का कितना होगा, तो 2 वोमेन्स 1 डे वर्क कितना हो जाता, 1 डे वर्क कितना होता 2 इंटू 1/x, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1/x दोनों का काम जुड़ जाएगा। तो आप या तो ऐसे लिखे 1/x प्लस 1/x, या सिंपली इसको 2 इंटू 1/x लिख दे, होगा तो एक ही चीज़ क्या 2/x। उसी तरह से 5 मेन का जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 मेन है, और 1 मैन कितना कर सकता है 1/y, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/y यानी 5y। ओके, ये किससे काम निकाल रहे 1 डे का, ठीक है। ओके, तो इससे इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप सिंपली देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 वुमेन है। ओके, 2 वुमेन है, और उसके साथ साथ प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं। 2 वुमेन है और उसके साथ साथ क्या है 5 मेन है, 5 मेन। इन दोनों का क्या हम लिख रहे हैं 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा क्लियरली। अगर पूरा काम खत्म हो रहा है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/4 काम ही होगा ना, सब अकेले अकेले कर रहे तो 1/4 काम ही होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 1/4। ये सारा किसका है 1 डेज का वर्क है, ये भी वुमेन का भी 1 डेज का वर्क है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं वुमेन 1 डे वर्क, वो किससे बराबर होगा इस पूरे काम का 1 डे का, और इसी पूरा कितना दिन में हो रहा है 4 दिन में, यानी 1/4 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 वुमेन का 1 डे का काम कितना था, एक वुमेन का 1/x है, तो 2 वुमेन का 2/x है, क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरह से एक मैन का एक दिन का काम कितना था, एक मैन का एक दिन का काम 1/y था, 5 मैन है तो 5/y हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 1/4। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया, ठीक है। ओके, सिमिलरली आपका दिया हुआ 3 वुमेन और 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन प्लस 6 मैन, ये दोनों मिल के पूरा कितने दिन लेते हैं 3 डेज लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का 1 डे का वर्क है, अगेन 1 डे का वर्क है। तो 1 डे का वर्क 1 वुमेन के लिए 1/x है, तो 3 का होगा 3 इंटू 1/x। उसी तरह से 6 का होगा 6 मैन का होगा 6 इंटू 1/y, कितना उस काम का 1/3 यानी 1/3। ये हो गया 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को प्राप्त कर लिए, बहुत ईजी है इनको करना, आपको 1 डे का निकालना होता है सिंपली, क्योंकि आप 1 डे का निकाल सकते हैं तो इजीली 2 दिन का 4 दिन का या 5 दिन का निकाल सकते हैं। यही x और y जब आप सॉल्व करेंगे आप इजीली देख सकते हैं। आप इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में 1/x को कुछ सपोज करके 1/y को कुछ सपोज करके p q या a b सपोज करके, जो आप रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़े होंगे उसको करके आप आराम से कर सकते हैं इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर नीचे कमेंट करें।